बोली जी शबाना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम कन्वारी हो? मैं बोली जी सर अभी शादी नहीं हुई। तो वो मुस्करा कर बोले ये नहीं पूछा कि शादी हुई या नहीं, पूछा था कि कन्वारी हो या फिर। उनके कहने का मकसद मैं समझ गई थी। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती उन्होंने मेरे साथ। मैं एक मशहूर गायनी सर्जन हूँ, सरकारी जॉब के अलावा मैं एक प्राइवेट क्लिनिक भी चलाती हूँ। शाम का बेशतर हिस्सा क्लिनिक ही में गुजर जाता है। फारिग वक्त में मैं अपने दिन का तमाम हाल डायरी में कलमबंद करती हूँ। मेरी ये आदत मेरी कई यादों को महफूज रखती है। मेरी डायरी के कुछ सफ़ात अब भी पढ़े। 13 जून 2018। इस लड़की की उम्र किसी तरह भी 18-19 से ज्यादा न थी। दुबली पुतली, मोटी मोटी वीरान आंखें, दुनिया जहां का दर्द लिए हुए, गोल साफ रंगत चेहरा जिसमें इस वक्त हल्दी की सी जर्दी घुली हुई थी। ये उम्मीद से थी। मैंने गहरी सांस ली। वो सर चुकाए आंसू पीने की कोशिश करती रही। तो मैं बोली तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो सर उठाकर मुझसे कहने लगी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो मजबूरी थी मेरी। मुझे इसकी बरसती आंखों पर तरस आ गया। मैं बोली पहले तुम मुझे बताओ ये गंध की पोटली कहाँ से ली? वो आंसू पोंछते हुए मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगी कि मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से है। मेरे अबू एक कंपनी में क्लर्क थे। कम आमदनी, इस पर 4 बेटियां समझो जैसे सीने पर भारी बोझ थी। मैं सबसे बड़ी हूँ। 2 छोटे भाई भी हैं जो अभी किसी जिम्मेदारी के अहल नहीं। मैंने जैसे तैसे करके इंटर पास किया और सोचा कि बाप का हाथ बटाऊंगी, मगर कुदरत ने अजीब खेल खेला। अब्बा जी पर फालिज का अटैक हुआ और वो घर पर आन पड़े। अब तो हमारी कमर ही टूट गई। एक लगी बंधी पेंशन जो इतने लोगों के आधे महीने का पेट भरने के लिए भी काफी न थी। फिर मैंने कमर कस ली और काम ढूंढने लगी। खिली दुनिया में जाते ही लगा कि सरे बाजार बेपर्दा खड़ी हूँ। हर मर्द, हर इंसान की नजर बस मेरी हया पर ही रेंगती रहती। घर में फाके होने लगे, मगर शायद मेरी किस्मत को तरस आ गया। एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में मुझे पैकिंग करने की जॉब मिल गई। एक शिफ्ट 8 घंटे की होती। मैं डेढ़ शिफ्ट काम करती ताकि कुछ ज्यादा मिल सके। 12 घंटे की मुसलसल नौकरी ने चंद ही दिनों में मेरी सारी तवानाई ले ली, मगर इतनी आमदन होने लगी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती। उन्हीं दिनों मुझे मेरे शिफ्ट इंचार्ज जमील ने बुलाया। वो मुझे देखकर बोला तुमने मजीद काम करने की अर्जी दी है? मैं बोली जी सर, मगर हम किसी भी वर्कर को 12 घंटे से ऊपर काम नहीं करने देते। जानती हो ना सर, मेरी मजबूरी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम पढ़ी लिखी हो? इसने पूछा। मैं बोली जी मैंने इंटर किया है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, साहिब से बात करो, शायद वो तुम्हें दफ्तर में कोई काम दे दें। ये काम वैसे भी सख्त मशक्कत वाला है। मैंने अगले दिन बड़े साहिब के सामने अर्जी रखी। उन्होंने मेरी बात पर गौर करना तो दूर, सही से सुना ही नहीं। मैं कहती रही और वो किसी कागज में गुम रहे और बिलाखिर अच्छा देखता हूँ कहकर टाल दिया। मैं कई दिन साहिब के पास जाती रही अपनी अर्जी लेकर, मगर उन्होंने कोई नजर न की। एक दिन शिफ्ट इंचार्ज बोला सुनो, काम के बाद जरा मेरे पास आना। मैं काम खत्म करके इसके पास पहुंची तो वो बोला क्या बना? साहिब ने कोई काम बताया? मैं बोली नहीं सर। वो बोला एक जगह खाली है, हिसाब किताब और उन आउट रजिस्टर चेक करने वाली लड़की छोड़कर चली गई है। तुम उसकी जगह काम कर सकती हो ना? तुम पहली शिफ्ट में वो काम कर लेना, 2500 ज्यादा मिलेंगे और दूसरी शिफ्ट में ये काम भी करती रहना। मैं बोली हाँ जी, क्यों नहीं? वो बोला ठीक है, तो साहिब से दोबारा दरखास्त करो। तो मैं बोली कितनी बार कहा है मैंने साहिब से, मगर कुछ नहीं हुआ। वो बोला अरे भाई तुम कोई अकेली थोड़ी हो दरखास्त देने वाली, कई लड़कियों ने कोशिश कर रखी है। अब साहिब किस किस की सुने? मैं बेचारगी से बोली तो अब मैं क्या करूं? वो राजदारी से बोला एक तरीका है, अगर तुम कर सको तो। मैं बोली जी मैं जरूर करूंगी, आप बताओ कौन सा तरीका है? फिर इसने कहा इस इतवार को साहिब के घर जाकर बात करो, जरा खुशामद करो। साहिब दिल का अच्छा आदमी है। मैं बोली मगर मुझे तो घर का पता भी नहीं मालूम, और साहिब कहीं बुरा ही नामी ना जाए। अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम इतवार को यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मगर बाकी आगे का काम तुमको खुद संभालना होगा। और हाँ, जरा साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना। मैं फौरन रजामंद हो गई। आने वाली इतवार को मैं माँ को काम का बताकर फैक्ट्री चल पड़ी। जमील वहाँ मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला चुल्लू आ जाओ चल।
और साथ ही जमील ने मुझे बोला, सुनो तुम जरूरतमंद हो, आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल है, साहिब लोग नाराज हो जाएं तो ऐसा इंतजाम करते हैं कि बंदे को कहीं काम नहीं मिलता, साहिब को बस हर हाल में मिला लेना। हम एक रिक्शे में बैठकर एक बिल्डिंग में पहुंच गए। तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में साहिब ने दरवाजा खोला, हमने सलाम किया, जिसका जवाब देना उन्होंने गवारा न किया, मगर हम दोनों अंदर दाखिल हो गए तो साहिब बोले, ये है वो जिसे तुम टीम सुपरवाइजर बनाना चाहते हो। वो ममियती हुए बोला, जी जनाब, बस आपकी मंजूरी चाहिए। साहिब बोले, भाई ऐसे कैसे मंजूरी दे दूं, काम कौन संभालेगा? वो बोला, सर काम भी सिखा दूंगा, आपको शिकायत नहीं होगी। साहिब बोला, चलो देखते हैं, 2 घंटे बाद आ जाना। वो बोला, बेहतर साहिब। ये कहकर वो उठा तो मैं भी साथ उठी, तो वो मुझसे सरगोशी में बोला, तुम नहीं, तुम यहीं ठहरो, साहिब को राजी करने की कोशिश करो। साहिब खुश हो गया तो समझो काम बन गया। मैं समझी कि साहिब शायद कोई सवाल जवाब करेंगे काम के मुताल्लिक। जमील के जाने के बाद साहिब ने कहा, नाम किया है तुम्हारा? मैं बोली, जी शबाना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कनवारी हो? मैं बोली, जी सर अभी शादी नहीं हुई। तो वो मुस्करा कर बोले, ये नहीं पूछा कि शादी हुई या नहीं, पूछा था कि कनवारी हो या फिर। उनके कहने का मकसद मैं समझ गई थी। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। इसी वक्त उनका मोबाइल बजा। वो उठाकर बोले, हाँ बेगम, अच्छा चुल्लू में बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ बस आया। वो उजलत में उठे और बोले, ओहो मुझे तो घर जाना है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम जल्दी से अंदर आओ। ये कहकर वो तेजी से बेडरूम में घुस गए। फिर मैं भी समझी ना समझी में उनके पीछे चली गई तो वो अंदर अपनी शर्ट के बटन खोल रहे थे। मैं कपड़े बदलता समझकर बाहर ही रुक गई तो वो मुझे देखकर बोले, अरे जल्दी आओ मुझे जाना है। तो मैं चारू नाचार अंदर दाखिल हो गई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इसी वक्त वो बोले, ऐसा करो तुम लेट जाओ। ये सुनते ही मुझ पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं हकलाकर बोली, क्या मतलब? मैं वैसी नहीं हूँ सर। वो जिच कर बोले, ओहो क्या मुसीबत है यार, मुझे जल्दी है, बात समझ नहीं आती। ये कहकर वो खुद ही मेरी तरफ बढ़े। मैं एक पिल के लिए भी उनके सामने एहतजाज न कर सकी। मुझे सारी बात उनके जुमले और उस काम से समझ आ गई थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं इस दौरान बुत बनी आंसू बहाती चुपचाप लेटी रही। मुझे डर इज्जत खोने से ज्यादा नौकरी खो जाने का था। इज्जत पेट नहीं भरती थी। फिर कुछ देर बाद साहिब चले गए। उनके जाने के बाद मैं बाथरूम में कितनी देर रोती रही। जब बाथरूम से निकली तो जमील सामने ही मौजूद था। मुझे देखकर बोला, साहिब इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैं भराई हुई आवाज में बोली, उनके घर मेहमान आने वाले थे। तो वो बोला, ओ अच्छा अच्छा, मैं तो डर ही गया था कि कहीं साहिब नाराज तो नहीं हो गए। मैंने कोई जवाब न दिया और जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ी तो जमील ने मेरा हाथ पकड़ लिया और खबासत से कहने लगा, मेरा कमीशन। फिर अगले 2 घंटे तक मैं उसके साथ भी कमरे में रही। शाम ढले में घर पहुंची तो मेरी मुट्ठी में 1000 के 2 नोट थे। इस वाकये के अगले ही दिन मुझे नई नौकरी मिल गई। साहिब ने दोबारा मुझे कभी नहीं बुलाया, मगर जमील कभी कभी मुझसे इस नौकरी का हिस्सा वसूल करता है। अगर मैं किसी से शिकायत करती हूँ तो सबसे पहले ये जरिया खो जाएगा और हम भूख से मर जाएंगे। शबाना आंसू पोंछती चुप हो गई। शबाना की कहानी सुनकर मैंने अपनी नर्स रखशंदा को बुलवाया और इसे कहा, कल उसके इलाज की तैयारी कर लेना। फिर दूसरे दिन मैंने इसका इलाज कर दिया। इसी तरह आज भी एक माँ और एक बेटी मेरे सामने थी। उनकी बेटी का नाम नबीला था, उम्र 20 साल थी। इसकी माँ वैसी ही थी जैसी कोई माँ होती है जिसकी बेटी उम्मीद से हो। 40 साला औरत इस वक्त 80 साल की बुढ़िया की तरह जर्द हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, जी बताएं क्या बात है? वो बोली, डॉक्टर साहिबा ये मेरी बेटी है, इसकी सफाई करवानी है। ये बात कहते हुए इसका चेहरा तारीक हो गया और मुंह पर शदीद खजालत के तासुरात नुमायां थे। मैंने कहा, ये तो जायज काम नहीं है। तो वो बोली, जी जानती हूँ, मगर उसके लिए यही बेहतर है। मैंने कहा, कैसी अजीब फिलॉसफी है आपकी, कैसे बेहतर है? वो बोली, मेरी 2 बेटियां और हैं। अगर ये बात खिल गई तो एक को तलाक हो जाएगी और दूसरी घर पर ही बैठी रहेगी। ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा, अब बाहर जाएं, मुझे नबीला से बात करनी है। वो बामुश्किल उठकर बाहर चली गई। लड़की इसी तरह सर झुकाए सुगवार बैठी रही। तो मैंने इससे कहा, मुझे सारी बात बताओ कि ये सब कैसे हुआ। वो काफी देर नाखून खर्चती रही, फिर बोली,
میرے والد ایک انتہائی سخت مزاج ہیں، تمام اولاد خاص کر بیٹیوں پر شدید قسم کی سختی رکھتے ہیں۔ ان کی سوچ یہی ہے کہ بیٹی کی عمر 18 کو چھوتے ہی اسے پہلے ہی میسر موقع میں نپٹا دیا جائے۔ میری بڑی بہن کی شادی 20 سال کی عمر ہی میں کر دی گئی، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ دوسرا نمبر میرا تھا، میری شادی بھی ایک فیملی میں طے کر دی گئی۔ اس خاندان کے بارے میں کچھ خاص چھان بین نہ کی گئی۔ سلیم کسی بینک میں ملازم تھا اور اپنے بڑے بھائی امجد کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بھائی شادی شدہ تھا مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شادی تے ہوتے ہی دونوں گھرانوں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں پہلے جے کرتی تھی مگر پھر اپنی ہونے والی جیٹھانی انجم سے کافی گھل مل گئی۔ میرے والد شادی سے پہلے کے میل ملاپ کو ناپسند کرتے تھے، حالانکہ میں کبھی اپنے منگیتر سے نہیں ملی تھی۔ ایک دو بار بس ان کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی جو کافی نفیس قسم کے انسان تھے۔ ابا جان کے علم میں لائے بغیر میں انجم بھابھی کے ساتھ کئی بار بازار شاپنگ کے لیے جانے لگی۔ اسی دوران میرا ٹکراؤ ایک دو مرتبہ سلیم سے ہوا۔ میں نے اس کے باعث ان کی نگاہوں سے بھرپور بچنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ان کا یوں دیکھنا مجھے اچھا بھی لگتا۔ وقت گزرتا گیا، انہی دنوں میں سلیم کو بیرون ملک ایک اچھی آفر ہوئی اور وہ باہر چلا گیا۔ یہ بات میری خوش بختی سمجھی گئی۔ اب میں اکثر ہی انجم بھابھی کے گھر آنے جانے لگی۔ ایک دن انجم بھابھی نے مجھے بلوایا کہ گھر کچھ مہمان آنے والے ہیں، تم آ جاؤ۔ میں ان کی مدد کی غرض سے ان کے گھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چلی گئی، جو مجھے دروازے پر چھوڑ کے لوٹ گیا۔ دروازہ امجد بھائی نے کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور ہمیشہ کی طرح سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں بھی ان سے ہلکی پھلکی بات کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اندر آ کر پتہ چلا کہ بھابھی کچھ سامان خریدنے بازار گئی ہے۔ مجھے عجیب سا لگا مگر میں پریشان نہ تھی، کیونکہ امجد بھائی اچھے شریف انسان تھے۔ پھر میں امجد بھائی اور اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امجد بھائی بھی وہیں آ گئے۔ ان کی نظروں اور دیکھنے کا انداز مجھے کھلنے لگا۔ اس وقت وہ مجھے کسی عام مرد کی نظروں سے تک رہے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ مجھ سے کافی فری ہو کر باتیں کرنے لگے، مگر میں ہاں نہ میں جواب دینے لگی۔ جلدی جلدی چائے بنا کر باہر نکل آئی تو وہ بھی میرے پیچھے نکل آئے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ مجھے ڈر کے ساتھ ساتھ کوفت بھی ہونے لگی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت بجلی چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ میں تاریکی میں دم سادھے بیٹھی تھی۔ اسی وقت مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ جب انہوں نے میرے ساتھ وہ ساری حدیں پار کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں انجم بھابھی آ گئیں۔ میری حالت دیکھتے ہی وہ ساری کہانی سمجھ گئیں۔ امجد بھائی نہ جانے کہاں غائب تھے۔ انجم بھابھی ان کی بیوی تھیں اور اپنے شوہر کی فطرت جانتی تھیں۔ انہی کے بلانے پر امی وہاں پہنچی اور میرے اوپر گزرنے والی قیامت دیکھی تو دم بخود ہو کر رہ گئی۔ اب خیریت اور عافیت اسی میں تھی کہ امی چپ چاپ یہ راز چھپا لیتی، اور یہی انہوں نے کیا۔ پھر ہم دونوں چپ چاپ وہاں سے چلی آئے۔ انجم بھابھی کچھ دنوں بعد ایک معمولی بات کو جواز بنا کر رشتہ توڑ گئیں۔ یہی اچھا ہوا، ورنہ میں کیسے اس مرد کے ساتھ رہتی جو میری بربادی کا سبب بنا تھا۔ اس کی بھی کہانی سن کر میں نے رخشندہ کو بلانے کے لیے بیل بجا دی اور پھر میں نے اس کا بھی